हेलो गाइस, वेलकम टू मैक लर्निंग पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 106 से 120 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा गया है इफ एन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड जे नंबर ऑफ जॉइंट्स देन फॉर ए परफेक्ट फ्रेम एन इक्वल टू। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गाइज। तो परफेक्ट फ्रेम के लिए जो नंबर ऑफ मेंबर्स की वैल्यू रहती है वो किसके बराबर रहती है, 2j-3। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107। इसमें पूछा गया है ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड इज मोस्ट नियरली। तो एक बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम रेस्ट से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है वो, तो डिस्टेंस कितनी कवर्ड होगी 5 सेकेंड में, ठीक है, वो पूछा गया है। तो देखते हैं गाइज, ये जो इक्वेशन होती है हम जानते हैं क्या होती है, जो डिस्टेंस कवर्ड होती है उसके लिए s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन है, t टाइम दिया गया है, तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 0 है क्योंकि रेस्ट में है इनिशियली, और एक्सेलरेशन कितना दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया गया है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन, u की वैल्यू पुट कर दी 0, तो ये हो गया 0 यहाँ पे, प्लस में 1/2 इंटू में 5 इंटू में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये s की जो वैल्यू है, डिस्टेंस कितनी आ रही है 62.5 मीटर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62.5 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108। इसमें पूछा गया है ए फ्लाई व्हील ऑन ए मोटर गोज फ्रॉम रेस्ट टू 1000 RPM in 6 seconds. The number of revolutions made in nearly equal to। एक फ्लाई व्हील है गाइस, इसमें एक मोटर के ऊपर लगाया हुआ है जो रेस्ट से 6 सेकंड में कितने आरपीएम पर पहुंच जाता है, 1000 आरपीएम पर पहुंच जाता है। तो 6 सेकंड में जब 1000 आरपीएम पर पहुंचता है तो उसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे उस फ्लाई व्हील के, वो पूछा गया है गाइज। तो देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आरपीएम दिए गए हैं, एन की वैल्यू 1000 आरपीएम दिया गया है, और टी जो दिया गया है सेकंड में दिया गया है 6 सेकंड, ठीक है। तो हम जानते हैं जो इक्वेशन होती है एंगुलर मोशन की वो कितनी होगी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी। अल्फा क्या है, एंगुलर है एक्सेलरेशन, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अपन निकालेंगे एन से, नंबर ऑफ आरपीएम से, तो ये क्या होती है 2 पाई एन अपॉन में 60। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू में 1000 अपॉन में 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 200 पाई अपॉन में 60, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा की, ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू में 100 अपॉन में 6 इक्वल टू ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या अल्फा टी, तो अल्फा टी क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 6, अल्फा निकाल लेंगे यहाँ से, अल्फा कितना निकल के आ जाएगा 200 पाई अपॉन में 6 इधर पहुँच जाएगा तो 36, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 6 सेकंड में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन निकालेंगे इस इक्वेशन से, ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो ये ओमेगा की वैल्यू पुट की ये वाली, तो 200 पाई अपॉन में 6 का होल स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट इनिशियली 0 है तो 0 हो गया, इक्वल टू 2 अल्फा की वैल्यू ये पुट की 200 पाई अपॉन में 36 इंटू में थीटा। तो यहाँ से इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 पाई इंटू में 200 पाई अपॉन में 36, और ये कितना होगा 2 इंटू में 200 पाई अपॉन में 36, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। अब बचेगा क्या, यहाँ पे ये बचेगा, और यहाँ पे 2 से ये कैंसिल होगा तो ये 100 पाई बचेगा, थीटा इक्वल टू आ गया 100 पाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन किया, एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल टर्न हो रहा है वो 2 पाई 360 डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होंगे वो कितने हो जाएंगे 100 पाई, क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अपन किससे डिवाइड कर देंगे 2 पाई से डिवाइड करेंगे, तो ये कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 50 आ जाएंगे। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है गाइस। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है एक इक्वेशन दी गई है इसमें, y स्क्वायर इक्वल टू 9/16 इंटू में x स्क्वायर माइनस में 36 इज द इक्वेशन ऑफ ए।
तो ये इक्वेशन के बारे में पूछा गया है, ये इक्वेशन किसकी होती है। तो देखते हैं, इसमें सर्कल दिया गया है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सभी की इक्वेशन देखते हैं गाइस। सर्कल के लिए इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे h और k क्या है, सेंटर है, तो ये वाली इक्वेशन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। एलिप्स देखते हैं, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर a इज़ लेस देन 0 है तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax हो जाएगा। ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a/, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस में 4a/। ये 4 टाइप्स के पैराबोला बनते हैं, तो चारों के लिए जो इक्वेशन होती है वो इस प्रकार होती है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इनसे कंपैरिजन करते हैं, तो ये वाली इक्वेशन क्या है, अलग है, ठीक है। तो इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन देखते हैं। हाइपरबोला क्या होता है, इस तरीके से होता है हमारा, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये सेंटर है इसका, ठीक है, और ये क्या है, वर्टेक्स है, और ये जो एजिम्टोट्स हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के एजिम्टोट्स बनते हैं। ये जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हाइपरबोला की वो क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। द सेंटर इज एट एच के पर सेंटर रहता है। द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टाइसेस इज 2a, जो डिस्टेंस होती है वर्टाइसेस के बीच में वो कितनी होती है, 2a होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज 2c, और जो फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, ये दोनों फोकस हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2c होती है। तो 2c, और यहाँ से जो इक्वेशन होती है सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2b परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस हुज मिड पॉइंट इज द सेंटर इज द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। तो जो लेंथ है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, 2b से रिप्रेजेंट की जाती है ट्रांसवर्स एक्सिस के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी आती है, इसेंट्रिसिटी होती है हमारी क्या होती है, c अपॉन a, ठीक है। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी c अपॉन a रहती है। अगर c अपॉन a इक्वल टू 1 होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, एलिप्स हो जाता है, ठीक है। अगर c अपॉन a इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, हाइपरबोला कहलाता है, ठीक है गाइस। इससे अपन कंपैरिजन करते हैं, तो ये इक्वेशन किसकी होती है, हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन आती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट दैट मूव्स इन सच अ मैनर दैट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट ग्रेटर देन 1। तो जब कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है तो वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट मतलब जो इसेंट्रिसिटी थी, कांस्टेंट हमारा क्या है, ई इक्वल टू होता है c अपॉन a, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जब ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा क्या कहलाता है, ये हाइपरबोला कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइपरबोला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है वो पूछा गया है गाइज। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गाइज। तो यहाँ पे जो वॉट है, वॉट किसकी यूनिट होती है गाइज, ये होती है हमारी पावर की यूनिट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है। ये जो यूनिट है वॉट, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 112। इसमें पूछा गया है ए सैंपल ऑफ मेटल वेट्स 219 ग्राम इन एयर, 180 ग्राम इन वाटर, 120 ग्राम इन an unknown fluid, then which is correct statement about density of the metal। तो एक सैंपल है मेटल का, उसका वेट है एयर में 219 ग्राम, ठीक है, और जो वाटर में वेट है उसका 180 ग्राम। अगर किसी फ्लूइड के अंदर उसको रखते हैं तो उस फ्लूइड के अंदर कितना है, उसका वेट 120 ग्राम है। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी वो पूछा गया है गाइज। तो देखते हैं, बॉयंसी फोर्स हमारा क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और ये किसके बराबर होता है, अगर किसी फ्लूइड के अंदर उसको डाला जाता है तो उन दोनों के वेट के डिफरेंस के बराबर भी रहता है। तो यहाँ पे 219 माइनस में वाटर अगर ले रहे हैं, वाटर के अंदर उसको डिप कर रहे हैं, तो 219 माइनस क्या हो जाएगा 180। इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गाइज, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो ये 219 माइनस में 180 ग्राम इंटू में जी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये किस में दिया गया है, मास दिया गया है ग्राम में, इंटू में जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
फोर्स हो जाएगा इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 39 ग्राम इक्वल टू वॉल्यूम इंटू में ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ से वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर डेंसिटी होती है तो वो क्या होता है मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ से डेंसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 219 अपॉन में 39, ये 219 ग्राम अपॉन में 39 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 5.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो मेटल की डेंसिटी हमारी कितनी आ रही है 5.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही अपन दूसरे फ्लूइड के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो फ्लूइड के लिए जो वेट है वो कितना होता है उसका 120 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 219 माइनस में 120 इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी ऑफ ऑयल या फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ये कितना आ जाएगा 99 इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल के आएगा 99 अपॉन में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ मेटल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 219 अपॉन में 99 इंटू में ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ऊपर पहुंच जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो ये किसके कंपेयर 2.21 इंटू में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव आ जाएगा इसका आंसर। इसमें पूछा गया डेंसिटी ऑफ मेटल कांट बी डिटरमाइंड। तो डेंसिटी ऑफ मेटल अपन डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मेटल इज ट्वाइस एज डेंस एज वाटर, ट्वाइस नहीं है कितना है हमारा 5.16 है, और ये मेटल इज ट्वाइस एज डेंस एज अननोन फ्लूइड, तो ये यहाँ पे क्या है 2.21 टाइम्स है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ द एबव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113। इसमें पूछा गया द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर लाइज ऑन द सेंट्रल रेडियस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है गाइज इसमें सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए। तो देखते हैं गाइज, ये हमारा सॉलिड हेमीस्फीयर है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है r है। इसमें एक एलिमेंट लिया गया है ये PQ, जिस वो कहाँ से यहाँ बेस से इससे y डिस्टेंस पर है, और ये इसका एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है dy ली गई है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस प्लेट का वो कितना कहाँ पे लाई करता है m पर लाई करता है। तो यहाँ से अपन इससे कैलकुलेट कर लेंगे जो pm² होगा, ये pm² किसके बराबर हो जाएगा OP² माइनस में OM²। ठीक है, तो यहाँ से ये रेडियस r हो गई और ये डिस्टेंस कितनी हो गई y हो गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा r² माइनस में y², pm² की वैल्यू निकल के आ गई। तो वेट क्या हो जाएगा हमारा इसका, वेट ऑफ द PQ इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू में ये लेंथ हो जाएगी r² माइनस में y² इंटू में dy इंटू में इसका स्पेसिफिक वेट w। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा स्पेसिफिक वेट इंटू में ये एरिया हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ PQ लाइज एट OC एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम O। तो जो PQ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है इस OC लाइन पर लाई करता है एट ए डिस्टेंस y, यहाँ से y डिस्टेंस पर, ये y डिस्टेंस पर लाई करता है। तो जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम O से जो डिस्टेंस होगी वो अपन मेजर करते हैं कैसे, यहाँ से सिग्मा इस पूरा उसका y से r तक उसको क्या करेंगे समीशन करेंगे। तो समीशन y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू r तक ये इसका वेट हो जाएगा टोटल पाई इंटू में r² माइनस में y² इंटू dy इंटू में w इंटू में y अपॉन में समीशन y इक्वल टू 0 से y r तक पाई इंटू में r² माइनस y² इंटू में dy इंटू में ये वेट हो गया उसका, और ये टोटल वेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक। तो ये क्या आ जाएगा r² माइनस में y², पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, और w से w कैंसिल हो जाएगा। तो ये r² माइनस में y² इंटू में y इंटू में dy अपॉन में 0 से r इंटीग्रेट करेंगे r² माइनस y² इंटू में dy। ठीक है, तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेट करके। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे r² इंटू में y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा r² इंटू में y² अपॉन में 2, और ये क्या हो जाएगा y³ हो जाएगा। तो y³ का कितना होगा y4 अपॉन में 4। ऐसे ही नीचे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा r² इंटू में y माइनस में इसका क्या हो जाएगा ये y² है तो y³ अपॉन में 3 हो जाएगा। अब लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे r² अपॉन में 4 अपॉन में इसका क्या हो जाएगा 2r³ अपॉन में 3। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है हमारा 3r आएगा। यहाँ पे r4 है, यहाँ पे r³ है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इतना आ जाएगा 3r अपॉन में 8। तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी सॉलिड हेमीस्फीयर की लाई एट 3r अपॉन में 8 फ्रॉम द बेस। तो ये एट ए डिस्टेंस
3r/8 फ्रॉम द प्लेन बेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 114। इसमें पूछा गया द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रेपेजियम ऑफ बेस बी हाइट h एंड अपर साइड ए लाइज एट फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। तो ट्रेपेजियम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होता है वो पूछा गया है, जिसका बेस बी दिया गया है, हाइट h दी गई है और जो अपर साइड है वो a है। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, ये हमारा इस तरीके से ट्रेपेजियम है, जो अपर साइड है वो a ले ली हमने और जो बेस है वो b ले लिया है। ठीक है, और जो हाइट है वो h है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अगर x से अपन देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, ये x बार हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये मिडिल में होगा, b का हाफ हो जाएगा तो b/2 हो जाएगा x बार। हमें निकालना क्या है, y बार निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, y बार अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 हो जाएगा, इसका एरिया A3। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं y बार कैसे निकालते हैं, A1/1 प्लस में A2/2 प्लस में A3/3 अपॉन में A1 प्लस में A2 प्लस में A3। तो इनके लिए एरिया निकालेंगे अपन। A1 एरिया क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के लिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का क्या हो जाएगा, ये b माइनस में a अपॉन में 2, तो 1/2 इंटू में b माइनस a अपॉन में 2 इंटू में हाइट h हो जाएगी। ऐसे ही A2 ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू में हाइट h, तो a इंटू h हो गया। A3 इसके बराबर ही इसका ट्रायंगल का एरिया होगा, तो ये भी क्या होगा 1/2 b माइनस a अपॉन में 2 इंटू h। तो यहाँ से अगर इसमें y निकालते हैं, y डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, ट्रायंगल के लिए हमारा कहाँ होता है, बेस से h/3 पर और ऊपर अपेक्स से कितना होता है 2h/3। तो यहाँ से h/3 हो गया, y1 h/3 और y2 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये h/2 और y3 कितना हो जाएगा इसके लिए h/3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन y बार में, ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, y बार इक्वल टू यहाँ पे पुट किया तो 1/2 इंटू में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया 1/2 2 इंटू में 2 b माइनस a अपॉन में 2 इंटू में h² अपॉन में 3 प्लस में ये एरिया कितना हो जाएगा a इंटू में h² अपॉन में 2 हो जाएगा, अपॉन में ये भी ट्वाइस हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू में 2 इंटू में b माइनस a अपॉन में 2 इंटू में h प्लस में a इंटू h। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा b माइनस a अपॉन में 2 इंटू में h² अपॉन में 3 प्लस में ah² अपॉन में 2। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b माइनस a अपॉन में 2 इंटू में h प्लस में a इंटू h। ठीक है, तो y बार क्या आ जाएगा हमारा, h² है यहाँ पे, तो h कॉमन ले लिया, यहाँ से भी h कॉमन ले लिया, तो h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा b माइनस a अपॉन में 2 इंटू में h/3 प्लस में ah/2 और नीचे क्या बचेगा b माइनस a अपॉन में 2 प्लस में a। ठीक है, तो यहाँ से फिर से अपन क्या लेंगे, h/3 कॉमन ले लेंगे, h/3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा b माइनस a अपॉन में 2 प्लस में 3a/2 और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा b माइनस a, 2 से ये एलसीएम ले लिया, b माइनस a प्लस में 2a अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा h/3 2a प्लस में b अपॉन में a प्लस b। तो इसलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ होगा इसका, h/3 2a प्लस b अपॉन में a प्लस b। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा h/3 2a प्लस में b अपॉन में a प्लस b। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115। इसमें पूछा गया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल with the base A and other side B lies at following distance from the base। तो एक आइसोसेल ट्रायंगल दिया गया है गाइज, जिसका बेस A है एंड साइड B है। ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से कितनी डिस्टेंस पर लाई करता है वो पूछा गया है गाइज। आइसोसेल ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो एजेस क्या होती हैं, एक समान होती हैं और जो थर्ड एज होती है वो अलग होती है। तो ये दोनों एजेस क्या हैं, एक समान है। ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो कितनी ले ली, ए ले ली है और इसका जो लेंथ है वो b है। ठीक है, और हाइट कितनी होगी, h है। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है एक ट्रायंगल का वो कहाँ पे लाई करता है, h/3 पर लाई करता है बेस से। तो यहाँ से हाइट अपन कैलकुलेट कर लेंगे h की वैल्यू, तो जो अपेक्स है यहाँ से अपन एक बाइसेक्टर डालेंगे तो वो यहाँ पे मीट करेगा। तो ये क्या करेगा, इस जो बेस है BC जो लाइन है उसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसकी जो लेंथ होगी वो b/2 होगी और ये वाली क्या हो जाएगा b/2। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसमें हाइट h हो गई, तो h अपन कैलकुलेट करेंगे तो h² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a² माइनस में ये b/2 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 4, तो एच स्क्वायर इक्वल टू निकल के आएगा 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 4, एच इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू में अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ट्रायंगल का, कितनी डिस्टेंस पर होता है, h/3 फ्रॉम द बेस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये h निकल के आ गया, तो इससे अपन डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, सी जी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 6। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116। इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस, then moment of inertia of lamina about zz axis which is perpendicular to the xx and yy is equal to। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में पूछा गया है कि उस एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना अबाउट एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गए हैं इस तरीके से, ये आई एक्स ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, इन दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिए गए हैं, तो इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस आता है z, तो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो पूछा गया गाइस। ठीक है, तो देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। ये इस तरीके से हमारा क्या है, एक लेमिना ले लिया है। ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट लिया है, एलिमेंट लिया है जिसका एरिया क्या है dA है, और यहाँ x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई, ये y हो गई, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई इसके एलिमेंट की x हो गई, और z एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है r है। तो इसमें इफ आई एक्स, यहाँ पे ओ एक्स लिया गया है या आई एक्स एक्स ले सकते हैं, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई इन द प्लेन ऑफ लेमिना, एक ही प्लेन में ले रहे हैं तो इसलिए इन द प्लेन ऑफ लेमिना, एंड आई जेड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द लेमिना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। तो ये कहाँ से पास करता है, जो जेड एक्सिस है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जेड एक्सिस के अबाउट कितना आता है, आई एक्स एक्स प्लस में आई वाई वाई। तो इसको अपन प्रूफ देखते हैं, लेस डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंटल कंपोनेंट फ्रॉम एक्सिस ओ जेड से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हमारा एलिमेंटल कंपोनेंट का, डी ए इंटू में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स और वाई हैं, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आर स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगा डी ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस लेमिना का, तो क्या हो जाएगा सिग्मा लगा देंगे, आई जेड इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी ए एक्स स्क्वायर प्लस में डी ए वाई स्क्वायर। तो सिग्मा डी ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और ये डी ए वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस में आई वाई वाई के, ये हो जाएगा आई जेड इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस में आई वाई वाई। ठीक है, तो ये होती है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117। इसमें पूछा गया द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन लेमिना विल नॉट बी एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इन द केस ऑफ ए। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है गाइज, जैसे रेक्टेंगल की बात करें, यहाँ से अपन तो ये डायगोनल जहाँ पे कट करते हैं तो ये हमारा जो पॉइंट आता है वो हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर आता है। ऐसे ही अगर ट्रायंगल में बात करें तो ट्रायंगल में अपन मेरिडियन डालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जहाँ पे ये कट करते हैं तो ये जो पॉइंट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर कहलाता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल, इन सभी में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर में रहता है, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118। इसमें पूछा गया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ बेस बी एंड हाइट डी अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख चुके हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कितना होता है, बी डी की ओपन में 12, आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा, इस तरीके से हमारा मूवमेंट ऑफ, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसमें एक एलिमेंटल लेते हैं। ठीक है, ये आई एक्स एक्स एक्सिस हो गया
और ये बाई एक्सेज हो गया। तो आई एक्स के अबाउट क्या आता है हमारा, बी डी क्यू अपन में 12, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, डी है और ये क्या होती है, बी बिट्थ होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, बी डी क्यू अपन में 12, एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं, अगर बाई के अबाउट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बी क्यू अपन में 12, ठीक है गाइस। तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ हाइट h लाइज एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। एक सॉलिड सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है h, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे लाई करता है, बेस से, वो पूछा गया है गाइज। तो देख लेते हैं, ये हमारा सॉलिड सर्कुलर कोन है इस तरीके से, इसमें एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली है, एक प्लेट ली है, ठीक है, पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल एक ये पी क्यू एक प्लेट ली है, ठीक है। तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारा, ये ए पी एम और ये ए बी डी। इस ट्रायंगल से सिमिलरिटी से अपन क्या निकाल लेंगे, आर डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आर डैश है और ये आर है, तो यहाँ से अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर डैश इक्वल टू आ जाएगा बाई इंटू आर अपन में एच, ठीक है। इफ़ स्मॉल डब्ल्यू बी द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की डेंसिटी है, तो वेट क्या हो जाएगा इस पी क्यू प्लेट का, ये हो जाएगा एरिया इंटू डेंसिटी। तो एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू में डी वाई इंटू में ये आर डैश स्क्वायर है इंटू में डी वाई इंटू में स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पे आर डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इंटू में डी वाई इंटू में स्मॉल डब्ल्यू। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पी क्यू का वो कहाँ पर लाई करता है, एम पर लाई करता है। हैंस द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए, तो ए से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस होगी वो अपन कैलकुलेट करेंगे। ये समीशन ऑफ ये पूरी स्ट्रिप्स का समीशन y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू h तक, ये पाई आर स्क्वायर इंटू में बाई स्क्वायर अपन में एच स्क्वायर इंटू में डी वाई, ये वेट होता है अपन में, ये टोटल वेट अपन में, ये एलिमेंट का वेट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं, तो डी वाई इंटू में वाई डब्ल्यू इंटू में वाई हो जाएगा, और अपन में समीशन y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू h तक पाई आर स्क्वायर इंटू में बाई स्क्वायर अपन में एच स्क्वायर इंटू में डी वाई इंटू में w। तो यहाँ से अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से h तक, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, w से w कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बाई क्यूब बचेगा, और यहाँ पे बाई स्क्वायर बचेगा, तो बाई क्यूब डी वाई अपन में बाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्यूब का हो जाएगा बाई टू दी पावर 4 अपन में 4, तो यहाँ पे बाई की जगह h आ जाएगा, h टू दी पावर 4 अपन में 4, ऐसे ही यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, h क्यूब अपन में 3। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है 3h/4, ठीक है। तो ये कहाँ से ले रहे हैं डिस्टेंस, a से ले रहे हैं 3h/4, अगर बेस से देख रहे हैं तो ये h माइनस क्या हो जाएगा 3h/4, तो क्या आ जाएगा h/4, ठीक है गाइज। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Movement of inertia of a circular area whose diameter is d about an axis perpendicular to the area passing through the its center is given by। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक सर्कुलर एरिया है इस तरीके से। तो इसमें पूछा गया है इनर्शिया हुज डायमीटर d है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एरिया, इस एरिया के परपेंडिकुलर मतलब ये हमारा इस तरीके से, ये आई एक्स हो गया, ये आई वाई हो गया, ये एक्स और ये बाई, और इस एक्सिस के अबाउट निकालना हमें जेड। तो आई जेड इक्वल टू किसके बराबर होता है हमारा, आई एक्स प्लस में आई वाई, ठीक है। तो आई एक्स कितना होता है, पाई बाई 64 इंटू में डी टू द पावर 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये पाई बाई 32 इंटू में डी टू द पावर 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।